इस वीडियो में 24 फरवरी 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 12 हिंदी का एक वायरल पेपर लेकर आया हूं। जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले 100% यही पेपर आपका आने वाला है 24 फरवरी को। इससे बाहर एक भी प्रश्न देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो आपका भी तैयारी का सपना है कि 95% स्टूडेंट हिंदी में लेकर आए, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये 24 फरवरी 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 12 हिंदी का एक वायरल पेपर है और अभी से आप लोगों को तैयार कर लेना है, क्योंकि 100% आएगा, पूरा छपने वाला है। ये जो पूरा पेपर है स्टूडेंट आपके 24 फरवरी के बोर्ड एग्जाम में छपने वाला है। और इस वीडियो में स्टूडेंट ये जो पूरा पेपर है मैं आप लोगों को हल करके बताऊंगा, यानी पूरा सॉल्यूशन के साथ में बताऊंगा। इसके एक एक प्रश्नों का मैं आप लोगों को उत्तर देने वाला हूं। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका भी टारगेट है क्लास 12 हिंदी में 95% फोड़ने का, तो इस बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो और इस वीडियो में मैं आप लोगों को 95% दिलाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और ये पूरा पेपर सॉल्व करके आपको बताता हूं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट 2025 का ये पेपर है क्लास 12 हिंदी का। पेपर कोड आप लोग देख लीजिए 240 KN पेपर कोड है। यहाँ पर आपका अनुक्रमांक रहेगा, यहाँ पर नाम रहेगा। मुद्रित पृष्ठ संख्या 10 है। उसके बाद में समय आपको जो दिया जाएगा बोर्ड एग्जाम में 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा। क्लास 12 हिंदी में जो है 100 नंबर का पूर्णांक होता है। यही पेपर यदि आपका हाई स्कूल का होता तो 70 नंबर का पूर्णांक होता। उसके बाद में निर्देश में देखिए कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी ये जो पेपर है स्टूडेंट आप लोगों को 15 मिनट अच्छे से पढ़ना है। दूसरे पॉइंट में है कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। यानी खंड का और खंड खा यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो खंड का के सारे प्रश्नों को चलिए सॉल्व करते हैं, फिर खंड खा वाला भी आएगा इसमें। हिंदी के देखिए स्टूडेंट 10 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं क्लास 12 हिंदी में। तो सबसे पहले ये जो आएगा पेपर में भी आएगा स्टूडेंट, हिंदी ही पूछा जाएगा सबसे पहले 10 बहुविकल्पीय प्रश्न। तो चलिए इन 10 बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल कर देते हैं। सबसे पहला देखिए प्रश्नोत्तर संख्या पहले के का नंबर के अंतर्गत क्वेश्चन आता है कि हिंदी प्रदीप के संपादक थे। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे स्टूडेंट? तो मैं बात करूं इनमें से राइट आंसर आपका बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे, हिंदी प्रदीप के संपादक। तो आपका का नंबर का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। खा नंबर क्वेश्चन देखिए द्विवेदी युग के 2 लेखक कौन है? तो द्विवेदी युग के हमें 2 लेखक का नाम बताना है। तो इनमें से राइट आंसर ये हो जाएंगे सरदार पूर्ण सिंह और पदम सिंह हो जाएंगे राइट आंसर। यहाँ पर हालांकि 2 लेखक का नाम दे दिया गया है, एक लेखक का भी नाम दिया जा सकता है इन दोनों में, ठीक है। तो खा नंबर का आपका दोनों राइट आंसर हो जाएगा। गा नंबर क्वेश्चन देखिए हिंदी के रेखा चित्रकार है, 1 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिंदी के जो रेखा चित्रकार है वो महादेवी वर्मा जी है। इनमें से ये देखिए महादेवी वर्मा जी राइट आंसर हो जाएंगी। तो गा नंबर का दूसरा विकल्प हो जाएगा। हालांकि स्टूडेंट यहाँ पर राम वृक्ष बेनीपुरी हो जाते तो वो राइट आंसर हो जाते, ठीक है। महादेवी वर्मा या राम वृक्ष बेनीपुर दोनों में से कोई एक होता तो वो राइट आंसर हो जाता, ठीक है। 1 नंबर का ये क्वेश्चन है, इसको भी मैंने सॉल्व कर दिया है। और आप लोग स्टूडेंट क्लास 12 हिंदी में है तो ज़्यादा से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्नों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आप लोगों को पता ही है, यहाँ पर आप पेपर में भी देख सकते हैं शुरू में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो घ नंबर क्वेश्चन देखिए पंडित दीनदयाल के पिता क्या थे? जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पिता है ये क्या थे? किसान थे, हेडमास्टर थे, लिपिक थे या स्टेशन मास्टर थे? तो भैया स्टेशन मास्टर थे। घ नंबर का आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अड़ा नंबर क्वेश्चन देखिए चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो जो चिंतामणि है स्टूडेंट वो निबंध विधा की रचना है, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ये रचना है चिंतामणि। हाई स्कूल में आप लोगों ने पढ़ाई होगा, निबंध विधा की ये रचना है। 1 नंबर इस पर भी दे दिया जाएगा। अब देख लेते हैं स्टूडेंट प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा। यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का के अंतर्गत क्वेश्चन आता है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य माना जाता है वो आपका हो जाएगा पृथ्वीराज रासो, यानी दूसरे का पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। खा नंबर क्वेश्चन देखिए सुमित्रानंदन पंत की रचना है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। आपको बताना है कि इनमें से सुमित्रानंदन पंत की रचना कौन सी हो जाएगी? तो वो पल्लव हो जाएगी स्टूडेंट। बाकी के जो रचना जैसे कामायनी है जयशंकर प्रसाद की, परिमल है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, उपवर्षी है रामधारी सिंह दिनकर की, लेकिन इनमें से सुमित्रानंदन की बात हो रही है तो पल्लव हो जाएगी, ठीक है। चिदम्बरा हो जाएगी। ये सब रचना इनकी है सुमित्रानंदन पंत की।
गा नंबर है छायावाद काल से संबंधित नहीं है, यानी कौन से वो कवि है वो छायावाद से संबंधित नहीं है। तो इनमें से भैया भारतेंदु हरीशचंद्र जी हो जाएंगे, जो कि छायावाद से संबंधित नहीं है, ये भारतेंदु युग से संबंधित है। ठीक है भैया, इनका एक अलग ही काल है भारतेंदु युग काल। बाकी के जो सारे कवि दिख रहे हैं सुमित्रानंद, महादेवी, जयशंकर प्रसाद, ये छायावाद से ही संबंधित है। तो 1 नंबर इस पर भी आपको दे दिया जाएगा। घ नंबर क्वेश्चन देखिए, महादेवी वर्मा का गीत संग्रह है। तो महादेवी जो वर्मा का गीत संग्रह है वो यामा है। यामा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया है शायद किस में, यानी 1983 में शायद दिया गया था। आप लोग बताइएगा क्या मैं सही हूँ। ठीक है, उसके बाद में देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, हरियोध जी द्वारा लिखित परिजात काव्य प्रस्तुत किया गया। 1 नंबर का क्वेश्चन है, हरियोध जी द्वारा परिजात जो काव्य है ये किस संग्रह में प्रस्तुत किया गया, तो 15 सर्गों में। ठीक है, 8 नंबर का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट जो आपका 10 बहुविकल्पीय प्रश्न था वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। आई होप कि आप लोगों ने भी मेरे साथ में मिलकर सॉल्व किया होगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये पूरा पेपर मैं आपको हल करके बताऊंगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जैसा कि मैंने बताया 24 फरवरी के बोर्ड एग्जाम में आएगा। देखिए, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आप लोग नोटिस कर रहे होंगे स्टूडेंट कि 5 गुणे 2 बराबर 10 दिया होगा। तो देखिए 5 क्वेश्चन होते हैं, 2 नंबर का एक प्रश्न होता है बराबर 10, यानी 5 गुणे 10। तो आपको एक प्रश्न के लिए 2 नंबर दिया जाएगा, टोटल 5 नंबर एक गद्यांश में होता है। पेपर में आपके स्टूडेंट में बात करूँ तो 2 गद्यांश दिए जाते हैं अथवा करके। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक ये वाला नीचे वाला गद्यांश है और इसके भी 5 प्रश्न ये दिए हुए हैं। ठीक है, आप ये वाला भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप ये वाला भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके भी 5 प्रश्न यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि मुझे ये वाला सॉल्व करना है, जो दिया हुआ है ना कि पूर्वजों ने चरित्र और धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं और उसके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। तो एक ये है स्टूडेंट। ठीक है, तो आप इसका भी कर सकते हैं। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, क्योंकि हमें प्रश्नों का ही उत्तर देना है, तो इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो ये किस चैप्टर से लिया गया, इसके लेखक का क्या नाम है, ठीक है, हमें ये पहचानना है। तो ये चैप्टर का नाम हो जाएगा स्टूडेंट राष्ट्र, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देखेंगे, नोटिस कर रहे होंगे, धर्म विज्ञान की बात हो रही है, कला की बात हो रही है, संस्कृति की बात हो रही है। ठीक है, फिर राष्ट्र यहाँ पर दिख गया स्टूडेंट, ये सब की बात हो जाए फिर राष्ट्र दिख जाए, समझ जाइए कि ये राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर से लिया गया है। देखिए, राष्ट्र के स्वरूप, इसके जो आपके लेखक हो जाएंगे वासुदेव शरण अग्रवाल जी हो जाएंगे, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है स्टूडेंट, उसी से लिया गया है। ठीक है, तो 2 नंबर यहाँ पर आपको दे दिया जाएगा, क्योंकि आपने चैप्टर और लेखक का नाम बता दिया है। उसके बाद में देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश क्या है, ये जो रेखा खींची हुई ना यहाँ से लेकर यहाँ तक कि साक्षात देखना चाहते हैं, इसी का व्याख्या करना है आप लोगों को। ठीक है, व्याख्या आपको कैसे करना है, आपको इसका अर्थ बताना है, जो कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने हालांकि अर्थ बता रखा है, नहीं आता है। ठीक है, मैं उनके लिए बता रहा हूँ स्टूडेंट जिनको कुछ भी नहीं आता कि गद्यांश कैसे सॉल्व करें, ये रेखांकित अंश की व्याख्या में यही उठाकर पेस्ट कर दे, यानी यही उठाकर लिख दे कॉपी में, 1 नंबर तो दे ही दिया जाएगा एग्जामिनर की तरफ से। बाकी के जो 3 क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसका आंसर आप लोगों को इसी गद्यांश में मैं दिखाता हूँ कैसे मिलेगा। देखिए, सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ कि राष्ट्र सर्वधर्म का प्रकार क्या है। ठीक है, तो ये देखिए राष्ट्र, ये देखिए यही राष्ट्र सर्वधर्म स्वाभाविक प्रकार है। यहाँ से लेकर स्टूडेंट अब क्या करेंगे, ये देखिए कि उसके तेज और अपने भावी, यहाँ से लेकर स्टूडेंट यहाँ तक इसका आंसर है कि उसके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं, यही राष्ट्र सर्वधर्म का स्वाभाविक प्रकार है। 2 नंबर दे दिया जाएगा। एक और क्वेश्चन में सॉल्व कर देता हूँ कि अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, क्या आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो भार रूप नहीं है भैया, हमें क्या करना है स्टूडेंट, आशय स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ स्टूडेंट इसका आंसर कैसे मिलेगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ से लेकर स्टूडेंट अतीत की बारे में बात हो रही है, तो यहाँ से लेकर स्टूडेंट इसको यहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक है, मिल जाएगा आंसर हमें 2 नंबर। ठीक है, बाकी के जो 3 क्वेश्चन होते हैं उसी से संबंधित होता है और उसका जो गद्यांश का आंसर है आप लोगों को उसी में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में एक ये दिया हुआ है
अथवा करके जो कुछ भी इस संसार में आप देखते हैं वो ऊर्जा का ही स्वरूप है। तो ये भैया लिया गया है हम और हमारा आदर्श, हम और हमारा आदर्श चैप्टर से लिया गया है। अब हमें लेखक की नाम तो बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, यह है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखित चैप्टर हम और हमारा आदर्श। तो जो पहला क्वेश्चन इनमें पूछा गया था मैंने बता दिया है। देखिए, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और शीर्षक का नाम बताइए। ये दो प्रश्न जो होते हैं स्टूडेंट, रेखांकित की व्याख्या और पाठ और लेखक का नाम। ये पाठ और लेखक और पाठ और कवि का नाम भी हो सकता है पद्यांश में। तो ये दो प्रश्न जो है आपके पूछे ही जाते हैं गद्यांश और पद्यांश में, ठीक है, जिससे कि 4 नंबर तो हमारा कन्फर्म रहता ही है। उसके बाद में रेखांकित की व्याख्या कर लीजिए। ये जो रेखा खींची हुई ना, कि जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वो ऊर्जा की ही स्वरूप है, ऊर्जा का ही स्वरूप है। तो इसका व्याख्या कर दीजिए। बाकी का जो 3 प्रश्न है स्टूडेंट, ये देखिए, ठीक है, ये बाकी का ये जो 3 क्वेश्चन है इसका आंसर हमें लोगों को देखना पड़ेगा, ठीक है, इसका आंसर हमें अच्छे से देना पड़ेगा और बाकी का सारा एज इट इज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोगों को कहाँ पर मिलेगा, इसी में मिलेगा। आप ढूंढ लीजिए, जैसे कि मैं एक सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। आप लोग हमारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं। देखिए, जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वो किसका स्वरूप है, तो इसका आंसर यहीं पे मिल जाएगा। ये देखिए, जो कुछ भी हम संसार में देखते हैं वो ऊर्जा का स्वरूप है। राइट आंसर 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से सॉल्व करना है। उसके बाद में देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। इसमें भी सेम तरीका है, यानी 5 गुणे 2 बराबर 10, यानी 5 क्वेश्चन है, 2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न पूछा जाएगा और 10 नंबर इसमें भी दिया जाएगा। पद्यांश भी स्टूडेंट 2 पद्यांश आपके पेपर में दिए जाते हैं अथवा करके, ठीक है। दोनों में से जो भी आप लोगों को प्रश्नों का उत्तर आता हो सही से आप उसको हल कर दीजिए और 10 नंबर अपना बटोर लीजिए, ठीक है। यानी बटोर यानी पाल लीजिए, क्योंकि भैया मेहनत करना पड़ता है। इसमें भी 5 प्रश्न दिए हुए हैं और इसमें भी आपको 5 प्रश्न देखने को ये मिल जाएगा, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक को हल करना है। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बताया 2 प्रश्न कंपलसरी होता है। सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा गया है कि उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, ठीक है। तो इस चैप्टर का नाम क्या है, इस चैप्टर का नाम है मुझे कदम कदम पर। मुझे, अब आप लोगों ने पहली बार सुना होगा नाम, लेकिन ये आपके बुक में है, मुझे कदम कदम पर, और आ भी सकता है क्योंकि भैया जो क्या एक प्रकार से जो वो ऐसा चैप्टर होता है जिस पर कोई ध्यान नहीं देता वही अक्सर आता है बोर्ड एग्जाम में। तो मुझे कदम कदम पर, इसके जो कवि हो जाएंगे वो गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है, गजानन माधव मुक्तिबोध हो जाएंगे। उसके बाद में देखिए बाकी का जो 4 क्वेश्चन है इसी पद्यांश में इसका आंसर आप लोगों को देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका भी आप लोग हल कर लीजिएगा। हमने हालांकि गद्यांश हो, ये चाहे गद्यांश हो स्टूडेंट या आपका पद्यांश हो, इसको मैंने सॉल्व करने का तरीका बता दिया कॉपी वाले वीडियो में भी, और वैसे भी वीडियो में बता दिया कि बोर्ड एग्जाम में इन सभी प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखना है और गद्यांश और पद्यांश को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अथवा करके ये दिया हुआ है कि कहना ठंडी, देखिए इसको मैं पढ़कर दिखा देता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है आपका ये पद्यांश। कहना ठंडी सांस में अब भूल वो जलती कहानी, आग हो उर्मे तभी दुर्ग में सजेगा आज पानी, हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका राख छड़नी। यहाँ पे देखिए पतंग की है अबर दीपक की निशानी है, तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलिया बिछाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। बहुत इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट ये पद्यांश, और इसके भी 5 प्रश्न दिए हुए स्क्रीन पर। अब इसमें देखिए सबसे पहला जो प्रश्न दिया हुआ, क्या दिया हुआ है कि उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, ठीक है। तो चैप्टर का नाम क्या है, गीत। अब आप लोग इतना तो जान गए होंगे गीत है, तो गीत किन्हीं का है। गीत देखिए मैथिली शरण गुप्त का भी है, गीत है जयशंकर प्रसाद जी का भी, और गीत है हमारे महादेवी वर्मा जी का भी है। महादेवी वर्मा का तो 1 2 3 करके गीत है, तो महादेवी वर्मा जी का ये गीत चैप्टर से लिया गया है आपका पद्यांश। और रेखांकित की व्याख्या भी हमें करनी पड़ेगी। यहाँ पर देखिए ये जो रेखा खींची हुई ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक कि कहना ठंडी सांस में अब भूल में जलती कहानी, आग है उर्मे तभी दीर्घ से सजेगा आज पानी। इसका आपको अर्थ बता रहा है, मीनिंग बता रहा है, जो कि आपके महादेवी वर्मा जी ने, हालांकि इसका पूरा मीनिंग बता रखा है, ठीक है, आपको मिल जाएगा। तो स्टूडेंट जो मेरे चैप्टर का आपको गद्यांश और पद्यांश सॉल्व करने का तरीका बताया है, ठीक है, और बताया है, तो इसको प्लीज़ आप लोग इग्नोर मत कीजिएगा। इसके 5 आप लोग गद्यांश और पद्यांश को पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा। और ये 10 नंबर का एक होता है, तो आप सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट होता है आपके पेपर के लिए, ठीक है।
पांचवा प्रश्न देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। पांचवा प्रश्न पूछा गया है 5 नंबर का नंबर कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा यानी 80 शब्दों में आपको जीवन परिचय लिखना है। 5 नंबर आपको दिया जाएगा जीवन परिचय के लिए। तो आपके इस बार 24 फरवरी के लिए मैं बात करूँ स्टूडेंट, तो ये तीनों जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है। हालांकि पेपर में आपको इनमें से किसी एक का ही जीवन परिचय लिखना है। तो देखिए सबसे पहले है वासुदेव शरण अग्रवाल जी, दूसरे नंबर पर है हरिशंकर परसाई जी और तीसरे पर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, यहाँ पर थोड़ा उल्टा लिख गया है, कंप्यूटराइज में गड़बड़ी है। ठीक है स्टूडेंट, तो याद रखिए तीनों जीवन परिचय को आपको लेखक का तैयार कर लेना है। खा नंबर में देखिए कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा कितने हैं? 80 शब्दों में आपको यानी जीवन परिचय लिखना है। सेम प्रोसेस है, 3 नंबर आपको साहित्यिक परिचय के लिए और 2 नंबर इनकी कृतियों के लिए दिया जाएगा पेपर में। अब देखिए मैं बात करूं तो जयशंकर प्रसाद जी इंपॉर्टेंट है, महादेवी वर्मा जी और सुमित्रा नंदन पंत जी। तो ये तीनों का आप लोगों को क्या है जीवन परिचय तैयार कर लेना है। पेपर में एक ही करना है, लेकिन मान लीजिए कि बाई चांस इन तीनों में से कोई एक ही आए तो वही आपके लिए काफ़ी रहेगा। तैयार कर लीजिए, तैयार करने में कोई आपका वो नहीं जाता, यानी एक प्रकार से टाइम वेस्ट तो होगा, लेकिन तैयार कर रहे हो तो भैया 5 नंबर आपका वेस्ट नहीं जाएगा। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, कर्मनाशा की हार अथवा बहादुर कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। इसमें भी आपको 5 नंबर दिया जाएगा बोर्ड के द्वारा और अधिकतम शब्द सीमा कितने होते हैं? 80 शब्दों में ये आपको करना होता है। अथवा करके दिया हुआ है क्वेश्चन। देखिए इसमें लाठी कहानी के तत्वों पर प्रकाश डालिए। जो लाठी कहानी है इसके तत्वों पर आपको क्या करना है? प्रकाश डालना है। तो इनमें से केवल एक ही को करना है, जैसे कर्मनाशा की हार अथवा बहादुर कहानी के प्रमुख पात्र। जैसे कर्मनाशा की हार कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं वो है भौरे पाणे, इनका चरित्र चित्रण कर सकते हैं, नहीं तो बहादुर का चरित्र चित्रण कर सकते हैं, जो कि बहादुर ही इसमें मेन है। ठीक है, अथवा करके लाठी कहानी के तत्वों पर प्रकाश डालना यानी सारांश लिखना है। तो आपके पास 3 या 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, इनमें से केवल एक ही करना है और सभी का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। हर साल ये आता है पेपर में और 5 नंबर आपको दिलाकर जाएगा, तो तैयार जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए 7 नंबर, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य के प्रश्न का उत्तर लिखिए। ठीक है, किसी एक खंडकाव्य के हमें प्रश्न का उत्तर लिखना है, 5 नंबर दिया जाएगा। अधिकतम शब्द सीमा कितना है? 80 शब्दों में हमें ये हालांकि करना है। और ये जो खंडकाव्य होता है स्टूडेंट, ये जिला वाइज होता है। जो हमारी यूपी के स्टूडेंट हैं उनके जिले में कौन सा खंडकाव्य है आप लोगों को पता होगा, नहीं तो आप लोग क्वेश्चन बैंक में जाइएगा खंडकाव्य वाले भाग में, अपना जो जिला होगा आपका, ठीक है, उसी के आधार पर आप अपना खंडकाव्य ढूंढ लीजिए और उसी को तैयार कर लीजिए। क्योंकि पेपर में कोई अन्य आप लोग खंडकाव्य तैयार करके जाते हैं तो आपका जो 5 नंबर है वो कट जाएगा। ठीक है, तो जो दिया हुआ है आपके जिले का है वही खंडकाव्य आप लोगों को प्लीज तैयार करके जाना है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट खंड खा आ चुका है। अब यहाँ से हमें हिंदी जो है व्याकरण का 50 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट करना है, क्योंकि यहाँ तक जो है स्टूडेंट मैं बात करूँ तो 50 नंबर का जो क्वेश्चन है मैंने कंप्लीट करके आपको बता दिया है। अब यहाँ से जो हमारा आरंभ होता है 50 नंबर का प्रश्न, तो टोटल 100 नंबर हमारा इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। देखिए 8 नंबर का नंबर क्वेश्चन, खंड खा में कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का 7 संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 नंबर इस पे भी दिया जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग नोटिस करेंगे तो संदर्भ के लिए दिया जाएगा स्टूडेंट 2 नंबर, अनुवाद करने के लिए दिया जाएगा 5 नंबर। तो देखिए संदर्भ यानी चैप्टर का नाम ही केवल बताना है और अनुवाद में ये भैया इसका आपको हिंदी में मीनिंग बताना है। ठीक है, हिंदी में इसका पूरा मीनिंग बताना है भैया। जैसे कि आपका संस्कृत में दिया हुआ है, मैं आपको सिंपल सा समझाऊं तो ट्रांसलेशन आप जानते हैं, आप लोगों के पास इंग्लिश होगा, इंग्लिश से तो सभी के पास है सब्जेक्ट। इंग्लिश में होता है स्टूडेंट एक हिंदी वाला सेक्शन, हिंदी में ट्रांसलेशन करने को दिया जाता है कि हिंदी टू इंग्लिश कीजिए और इंग्लिश टू हिंदी कीजिए, तो ट्रांसलेशन आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, ये संस्कृत टू हिंदी। ठीक है, तो ये अथवा करके 2 भी संस्कृत का गद्यांश पेपर में दिया जाता है। एक दिया जाता है ये वाला, याज्ञवल्क्य उवाच न वा अरे मैत्री पर तू कमाया पति प्रिय भवती। ठीक है, एक ये दिया हुआ जो कि चैप्टर का नाम है। जैसे कि संदर्भ लिखने के लिए 2 नंबर जो दिया जाएगा इसी के लिए दिया जाएगा चैप्टर का नाम बताने के लिए। तो आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ चैप्टर से लिया गया है याज्ञवल्क्य उवाच वाला। अथवा करके दिया हुआ है जो ये वाला है आपका ना कि प्रीत गुरु स्तंभ भाषत सौम्य, ये जो दिया हुआ है ना ये महर्षि दयानंद से, महर्षि
ये दयानंद चैप्टर से आपका लिया गया संस्कृत का गद्यांश है। तो दोनों में से किसी एक को हल करना है। मैंने हालांकि वीडियो बना दिया है चैनल पर, और आप लोगों को हल करते करना है। मैं बताऊं तो आपको संदर्भ लिखना है, ठीक है। जैसे कि प्रस्तुत गद्यांश संस्कृत भाग से लिया गया है, याज्ञवल्क्य उवाच चैप्टर से उद्धृत है। इस तरह से आपको इसका जो है लिख देना है संदर्भ। और अनुवाद करने के लिए जैसे कि ये संस्कृत में दिया है कि याज्ञवल्क्य बोले, अरे मैत्री कहाँ जा रही है, इस तरह से पूरा है ना, इस तरह से आपको करना है। अथवा करके दोनों में से किसी एक को आप लोग सॉल्व कर लीजिए और अपना जो है 7 नंबर प्राप्त कर लीजिए। अब देखिए खा नंबर क्वेश्चन में देखिए कि निम्नलिखित संस्कृत श्लोक में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसमें भी 7 नंबर दिया जाएगा, सेम प्रोसेस है। 2 नंबर दिया जाएगा संदर्भ के लिए और 5 नंबर दिया जाएगा स्टूडेंट इसके अनुवाद करने के लिए, ठीक है। और ये बहुत छोटा वह होता है, आप इसको श्लोक कह लीजिए या संस्कृत का पद्यांश भी आप लोग इसको कह सकते हैं, ठीक है। अथवा करके 2 इसमें भी दिए जाते हैं स्टूडेंट आपके पद्यांश। केवल एक ही आप लोगों को हल करना है, इसके संदर्भ लिखना है और अनुवाद करना है। जैसा कि मैं चैप्टर का नाम बता दूं संदर्भ के लिए, जल बिंदु निपातन कर्मश पूरिते घटा, ठीक है। ये दिया हुआ है ना, तो ये दिया हुआ सुभाषित रत्नान, ठीक है। चैप्टर का क्या नाम है, सुभाषित रत्नानी। सुभाषित रत्नानी चैप्टर से लिया गया है। अथवा करके जो ये दिया हुआ है ये आपका दूत वाक्यम से दिया हुआ है कि सुजास यदि समंत दात, इस तरह से दिया है ना। ये किस चैप्टर से, दूत वाक्यम चैप्टर का ये आपका नाम हो जाएगा। तो दोनों में से किसी एक को आप लोगों को क्या है हल करना है। और मैंने हालांकि गद्यांश हो या पद्यांश हो या संस्कृत का गद्यांश या संस्कृत का पद्यांश, सभी का वीडियो चैनल पर बनाया हुआ, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और मैं जो चैप्टर का नाम बता रहा हूँ उसको प्लीज़ इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि इसके 5-5 जो आपके गद्यांश और श्लोक है पढ़ लेना है, क्योंकि भैया पेपर में आएगा। और जो मैं एक स्टूडेंट आपको चैप्टर का नाम बताया हूँ ना, सुभाषित रत्नान, इससे तो हर साल पेपर में एक ना एक श्लोक तो आता ही है, तो जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में देखिए 9 नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए, ठीक है। किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर आपको संस्कृत में देना है, जिसके लिए 4 नंबर दिया जाएगा। तो ये आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है और ये उन्हीं प्रश्नों से बनते हैं, यानी उन्हीं चैप्टर से बनते हैं, सुभाषित रत्नान। उसके बाद में आपका महर्षि दयानंद संस्कृत भाषा महत्तम पंचशील सिद्धांता, फिर ठीक है मदन मोहन मालवीय। इन्हीं चैप्टर से ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोग देख भी सकते हैं, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन बैंक में होगा, तैयार कर लीजिएगा। 10 नंबर का नंबर क्वेश्चन देखिए, करुण रस अथवा श्रृंगार रस के स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 2 नंबर इस पर दिया जाएगा। खा नंबर में है उपमा अलंकार अथवा अनुप्रास अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए, इसमें भी 2 नंबर दिया जाएगा। गा नंबर में है चौपाई अथवा रोला छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए, तो इसमें भी 2 नंबर दिया जाएगा। तो टोटल स्टूडेंट में बात करूँ, टोटल आपको कितने नंबर दिए जाएंगे, टोटल दिए जाएंगे 6 नंबर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रस छंद अलंकार, ठीक है। इसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है और ये हर साल आता है टॉपिक, रस छंद अलंकार वाला। जैसा कि करुण रस और श्रृंगार रस है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उपमा और अनुप्रास अलंकार है, ये भी पेपर में हर साल पूछा जाता है। और चौपाई अथवा रोला ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो हालांकि केवल एक ही करना है, जिसके लिए आपको 1 नंबर परिभाषा का दिया जाएगा, यानी यहाँ पर देखिए परिभाषा का 1 नंबर और इसके उदाहरण का एग्जाम्पल के लिए 1 नंबर, ठीक है। तो दोनों के लिए 1-1 नंबर, टोटल 2 नंबर यहाँ पर आपको दे दिया जाएगा। तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है आपको। 9 नंबर दिया जाएगा निबंध के लिए, 2 नंबर प्रस्तावना के लिए, 7 नंबर उसके पूरे भाग्य को बताने के लिए, ठीक है। तो देखिए ये 4 निबंध दिया हुआ, पेपर में एक ही करना है, लेकिन फिलहाल आप चारों निबंधों को तैयार कर लेना है। देखिए पहला है विज्ञान वरदान है या अभिशाप, दूसरा है साहित्य और समाज, तीसरा है भारत में आतंकवाद कारण और निवारण, और चौथा है भारतीय किसानों की समस्याएं और उनके समाधान, ठीक है। तो ये 4 दिया हुआ है। हालांकि के पेपर में जैसा कि मैंने बताया केवल एक ही करना है, तो तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 12 नंबर का पहला क्वेश्चन कि भवनम का शब्द विच्छेद होगा। तो भवनम का जो शब्द विच्छेद हो जाएगा इन चारों में से वो खा वाला हो जाएगा, भो प्लस अरब हो जाएगा, राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन है योद्धा का शब्द विच्छेद होगा। ऐसे ही पेपर में स्टूडेंट शब्द विच्छेद प्रत्यय समास पूछे जाएंगे, ठीक है। और ऐसे ही आप लोगों को हल करना होगा। आप लोगों ने कॉपी वाला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। योद्धा का जो शब्द विच्छेद हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, वो गा वाला हो जाएगा, ठीक है।
योद्धा का, जी हाँ, योद्ध प्लस धा हो जाएगा योद्धा का सही सदविच्छेद। तीसरा है दोग्धा का सदविच्छेद होगा तो वो आपका घा वाला हो जाएगा, दोध प्लस धा हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, एक एक नंबर का 3 संधि पूछा जाता है, 3 नंबर पक्का हो जाएगा। खा नंबर का पहला क्वेश्चन देखिए कि घनश्याम में समास है, तो घनश्याम में जो समास हो जाएगा भैया वो कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी 1 नंबर दे दिया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कुपुत्र में समास है, तो भैया कुपुत्र में जो समास है वो कर्मधारय समास है। ठीक है, इसमें भी आपका घा वाला राइट आंसर हो जाएगा, कुपुत्र हो या घनश्याम दोनों में कर्मधारय है। उसके बाद में देखिए 13 नंबर का पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि गुरुत्व में प्रत्यय है, तो गुरुत्व, महत्वपूर्ण, स्वागतम, ये सब में जो आपका हो जाएगा त्वा प्रत्यय। ठीक है, और हालांकि मैंने इस पर डिटेल से वीडियो बनाया हुआ है। और दूसरा है मतिमान शब्द में प्रत्यय है, तो भैया मतुप हो जाएगा मतिमान शब्द में प्रत्यय। ठीक है, दूसरे का खा राइट आंसर हो जाएगा। गा नंबर क्वेश्चन देखिए, सॉरी खा नंबर कि रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये 2 नंबर का दिया जाता है, हालांकि इसके बारे में मैंने काफ़ी बार आपको वीडियो में बताया हुआ है। देखिए रामेण सा सीता वनगच्छति, दूसरा है आपका सा पादेन खज्ज अस्त, तीसरा है प्रकृति साधु। ठीक है, प्रकृति के साधु भैया। ठीक है, तो जैसे कि मैं इसमें से केवल एक ही पद पर बता रहा है तो मैं एक ही वाला कर देता हूँ, ये प्रकृति साधु वाला। ठीक है, इसमें क्या बताया गया विभक्ति, तो ये तृतीय विभक्ति हो जाएगा। ठीक है, ये तृतीय विभक्ति हो जाएगा। उसके बाद में देखिए तृतीय विभक्ति के तत्पश्चात आपका ये नियम जो हो जाएगा, नियम हो जाएगा स्टूडेंट साधकतम। यहाँ पे देखिए साधकतम करणम, साधकतम करणम हो जाएगा। ठीक है, तृतीय विभक्ति के साथ प्रकृति साधु यानी प्रकृति के साधु, आपको यहाँ पर 2 नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसी एक पत्र के प्रारूप के साथ उदाहरण लिखिए, यानी किसी एक टॉपिक पर पत्र लिख रहा है, 8 नंबर आपको दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए किसी इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य ब्रैकेट में प्रबंधक महोदय को लिपिक पद पर नियुक्ति है तो एक प्रार्थना पत्र लिखिए। अथवा करके दिया हुआ है आपका एक मित्र शिमला में रहता है। ठीक है, आपका जो एक मित्र है स्टूडेंट वो कहाँ पर रहता है, शिमला में रहता है। आप उसके आमंत्रण पर ग्रीष्मावकाश में वहाँ गए थे और प्राकृतिक सौंदर्य का खूब आनंद उठाया था। घर वापस लौटने पर कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मित्र को पत्र लिखे, यानी एक प्रकार से उदासी के लिए कि भैया हम आपके वहाँ से लौट आए, मुझे मन नहीं लग रहा है, या कोई भी बहाना कि भैया उसको भी मन नहीं लग रहा होगा, तो उसी के रिलेटेड आपको एक पत्र लिख रहा है। तो दोनों टॉपिक इंटरेस्टिंग है। पत्र कैसे लिख रहा है इसके बारे में भी मैंने वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, चैनल पर। तो स्टूडेंट फिलहाल ये जो पूरा पेपर है मैंने आप लोगों को सॉल्व करके बता दिया है, और जो भी प्रश्न नहीं बताया स्टूडेंट उसका आंसर आप लोगों को कहाँ पर मिलेगा, हमारे वीडियोज के थ्रू। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरीके से मैं वीडियो लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।